मित्र, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का वो महत्वपूर्ण चैप्टर, पहला चैप्टर कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस से पहले ऑन द ईव इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का नाम है। इसमें हम चर्चा करेंगे और कुछ इतिहास के पन्नों पर नज़र करेंगे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1757 सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत के राजनीतिक और इकोनॉमिक पृष्ठभूमि पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को एक रूम में, कमरे में बंद करके मारा तो सही, पर उसने एक इतिहासकार भागकर ब्रिटिश को बता दिया कि बड़ा ही वो स्थिति खराब करके रखा है। फोर्ट बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने जगह मांगी सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला के नीति नियमानुसार यदि अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया फोर्ट, अपना किला, तो सिराजुद्दौला ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कहा कि ये अंग्रेज़ अधिकारी भारत, मेरे बंगाल को कब्ज़ा करने आ रहे हैं। और बस उन्होंने 146 लोगों को एक ऐसे रूम में, काल कोठरी में बंद करके मार डाला। एक इतिहासकार जाकर जब बता दिया और बस रॉबर्ट क्लाइव आया, और रॉबर्ट क्लाइव ने धूर्त नीति अपनाई। खैर वो इतने बलवान तो होते नहीं थे, उन्हें धूर्त नीति अपनाई और सिराजुद्दौला के दायां हाथ मीर जाफ़र, जो नवाब बनने की मनसा लिए हुए बैठा हुआ था, उसे अपनी ओर मिलाया और पलासी के उस युद्ध में सिराजुद्दौला को हार दिला दी। उसके बाद से अंग्रेज अधिकारी भारत की धरती को नोचना शुरू कर दिया। उनका मेन पर्पस क्या था? देखिएगा, नोट्स ऊपर लिखता रहेगा, आप इसे राइट डाउन करते रहिएगा। उनका मेन पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का? कि इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल करना। इंडियन इकोनॉमी से केवल प्रोवाइड करवाना कि लाभ, और ये फीडर इकोनॉमी इसलिए कि ताकि ब्रिटिश का इकोनॉमी मजबूत हो सके। अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को एक फीडर इकोनॉमी की तरह इस्तेमाल किया इसने। भारत की नेचुरल रिसोर्सेस और हमारे यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, इनका शोषण करना शुरू कर दिया। भारत के खाद्यान्नों से, नेचुरल रिसोर्सेज से को निकालना शुरू कर दिया। यहाँ के ह्यूमन्स, व्यक्ति के साथ जानवर जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब हम समझते हैं एक शब्द के बारे में जिसे कहते हैं कॉलोनी। आप अक्सर सुनेंगे कॉलोनी, इस कॉलोनी में जाओ, उस कॉलोनी में जाओ, इस कॉलोनी में वो रहती है, वो रहता है। ये कॉलोनी शब्द है ना, जिसे इतिहास में उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश। और कॉलोनिज्म ये होता है उपनिवेशवाद। ये होता क्या है? कॉलोनी शब्द को समझिएगा और कॉलोनिज्म को समझिएगा। जब एक देश दूसरे देश की राजनीतिक गतिविधि पर, पॉलिटिकल एक्टिविटी पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे अपना अधिकार कर लेता है, तो जो अधिकार करता है वो रूलर, और जिस पर अधिकार किया जाता है वो हो गया कॉलोनी। तो इस रूलर का ये कॉलोनी हो गया था, अर्थात ब्रिटेन का कॉलोनी हो गया था भारत अंग्रेज के आने के बाद। जब उनका हस्तक्षेप धीरे धीरे राजनीतिक तो हो ही गया था, अब तो वो शासक बनने की दशा में सपने देख रहे थे, भारत पर राज्य करने के सपना देख रहे थे, तो हो गया कॉलोनी। और भारत को जो है एक कॉलोनी की दशा में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा मान लिया गया। तो ये समझ में आ गया ना कि कॉलोनी का मतलब एक रूलर होता है और दूसरा कॉलोनी। इस व्यवस्था को कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है,
इसमें रूलिंग कंट्री जो होता है केवल पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं करता है, ये पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करता बल्कि आपके इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे भी पूरा कंट्रोल करता है। परिणाम क्या हुआ, अब इसे समझते हैं कि ऐसी दशा में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, लो लेवल ऑफ, इस कॉलोनी रूल के तहत, कॉलोनियल रूल के तहत इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसा हो गया, लो लेवल का हो गया। कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जिस समय ये अंग्रेज अधिकारी नहीं थे, इनका वर्चस्व नहीं था भारत की धरती पर, भारत की इकोनॉमी पे, तो इंडिया क्या था भाई, एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस, इनकी इकोनॉमी ऐसी थी। इतने समृद्ध थे कि इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी। इनकी समृद्धि और इनके मसालों की गंध सुनकर ही तो 24 अगस्त 1608 को भारत की धरती पर नापाक इरादा लिए हुए ब्रिटिश व्यवसायी, ब्रिटिश चोर भारत की धरती पर आए थे और उन्होंने इंडस्ट्री फैलाना शुरू की, पहला सूरत में, फिर मद्रास में, और ऐसे करते करते पूरे भारत में छा गए। समृद्ध था तब तो, कंगाल के यहाँ चोरी कौन करता है, तो ऐसी थी। दूसरा, एग्रेरियन इकोनॉमी थी भारत की, लगभग 75% यहाँ की जनता कृषि पर आधारित थी, कृषि से संबंधित व्यवसाय करती थी। और तो और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए ये विश्वविख्यात था। कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल में प्रीशियस स्टोन, कोहिनूर भरा, याद है ना, इन सब में इंडिया काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। बहुत बड़ा व्यवसायी था, बहुत बड़ा बाजार था। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के तहत भारत की धरती को अपनी इकोनॉमी के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 2-fold स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। ये वो क्या होता है, अपनाया, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया, 2-fold स्ट्रेटजी। ये 2-fold स्ट्रेटजी क्या होता है, इस रणनीति के तहत इन्होंने भारत के भूमि से, यहाँ के लेबर से उन वस्तुओं को उत्पादन करने की ओर मजबूर किया जो इनके लिए लाभदायक था। रेशम, कपास, अफीम, नील, ऐसी खेती करवाई गई, ज़बरदस्ती करवाई गई और इसे एक्सपोर्टर बना दिया। एक्सपोर्ट करो, सस्ते दाम पर ये अंग्रेज अधिकारी खरीदते थे और इन्हीं सब रॉ मटेरियल से पक्के माल बनाकर भारत की धरती पर ही बेचने के लिए उतार देते थे, क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा मिल गया था ना, और ज़बरदस्ती कंज्यूम करने के लिए मजबूर करते थे। तो एक तो एक्सपोर्टर बनाया, सेलर बनाया, और दूसरा कंज्यूमर भी बनाया। परिणामता क्या हुआ कि यहाँ का नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब लो होता चला गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद होता चला गया। तो हेडिंग लिखिएगा कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम लो, लिख दिए। नीचे लिखिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी सिंसियर स्टेप टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम। मतलब क्या, इसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी इनके पास कोई सिंसियर स्टेप नहीं था। मतलब क्या था, इनको शोषण करना था। तो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स लिए गए, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट थे, मतलब निर्भर नहीं, मतलब डिफरेंट थे। कोई नेशनल इनकम कुछ बोले, कोई नेशनल इनकम कुछ बोले।
पर एक व्यक्ति मिस्टर राव, याद रखिएगा डॉक्टर राव का एस्टिमेशन नेशनल इनकम के रूप में माना जाता है कि मोर सफिशिएंट है, अधिक लाभकारी है और महत्वपूर्ण है, मतलब सफिशिएंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक डेटा याद रखिएगा, इंडियाज एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज लेस देन 2% एंड इट वॉज ग्रोइंग ओनली एट 0.5% पर ईयर। मतलब इंडिया का जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था ना, वो करीब करीब 2% के करीब में, उनसे कम ही था, और जब बढ़ भी रहा था तो 0.5%, बहुत ही खराब दशा में बढ़ रहा था। इंडिया कहाँ प्रॉस्पेरस, कहाँ समृद्ध, सोने की चिड़िया, अब दाना खाने के लिए भी जगह नहीं इसके पास। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स देखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के तहत इन्होंने क्या कर दिया, भारत इंडियन इकोनॉमी को रूरल और एग्रेरियन तो बना ही दिया था, पहले भी था लेकिन वो समृद्ध था। और जब 85% तक लोग अब इस पर डिपेंड होने लग गए, कृषि पर डिपेंड होने के बावजूद भी इंडियन कुपोषण के शिकार होने लगे। व्यक्ति जो है सेल्फ सफिशिएंट इस फील्ड में नहीं रहे, रॉ मटेरियल गया, क्योंकि मनचाही वस्तु का उत्पादन तो करना नहीं था, फिर भूखे भी रहने लगे। ऐसी दशा हो गई थी कि उत्पादन तो वही करना था ना जो अंग्रेज अधिकारी चाहे। इस तरह से ब्रिटिश के आने के पहले इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन इकोनॉमी और हैंडीक्राफ्ट, ये 5 पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ऐसे लिखता चला जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश के आने के बाद 2-fold स्ट्रेटजी अपनाई गई। ब्रिटेन इकोनॉमी को मजबूत किया गया और इंडियन इकोनॉमी को शोषण। यहाँ तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अच्छा साधन भी नहीं था, स्टेप भी नहीं लिए गए। कुछ थे भी जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे थे तो इनकन्सिस्टेंट था। डॉक्टर राव का एस्टिमेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया, ये पॉइंट्स वाइज। और इंडियन एग्रीगेट रियल आउटपुट था 2% से कम, जो कि 0.5% पर ईयर के तहत से थोड़ा सा ग्रोइंग अप कर रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद होने चला था। कृषि पर डिपेंड होने के बावजूद भी लोग भूखे रहने लगे थे। इसका कारण क्या था, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।